हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचएस क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा टॉपिक गति या फिर मोशन, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। गति में सबसे पहली बातें जो आती है वो अदिश राशि या फिर स्केलर क्वांटिटी आती है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाप हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे जिसमें क्या हो, सिर्फ केवल परिमाण हो, ना कि उसमें कोई दिशा हो। जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया। जैसे हम बोलेंगे 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू हुई, ना कि उसकी दिशा। या फिर आयतन कह लें, कार्य कह लें, समय, ऊर्जा, ये सारी की सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि। वैसा जिसमें क्या हो, सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, उसको स्केलर क्वांटिटी या फिर अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट आता है सदिश राशि या फिर वेक्टर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती हो और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें क्या हो, परिमाण हो, साथ ही साथ क्या हो, दिशा भी हो। जिसमें दोनों चीज़ें होगी उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे या फिर सदिश राशि कहेंगे। नेक्स्ट आता है सदिश राशि का एग्जाम्पल। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। ये सारी की सारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है दूरी कहें या फिर डिस्टेंस कहें। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव पॉजिटिव होता है या फिर धनात्मक होता है। किसी खास समय में वस्तु जितनी दूरी तय करेगी, उसी को जितना लंबाई, जितनी मार्ग वह चलेगी, वही उसकी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी या फिर दूरी कहलाएगी। दूरी क्या है? एक तरह का अदिश राशि है। मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है, ना कि इसमें दिशा होता है। यह सदैव धनात्मक, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वह हमेशा पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट आता है विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब कोई भी जैसे डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे जगह गए, तो जो डिस्टेंस होगा और उस दोनों को जो मिला के जो सबसे छोटी दूरी बनेगी, वही उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यह एक क्या है? सदिश राशि है। जबकि डिस्टेंस क्या था? एक तरह का सदिश राशि। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। देख लें, अदिश राशि, और ये क्या है? एक सदिश राशि। नेक्स्ट आता है चाल की बारी। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब एक सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी, वही उसका चाल कहलाएगा या फिर स्पीड कहेंगे। स्पीड क्या है? एक तरह का अदिश राशि। मतलब इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, ना कि इसमें दिशा। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट बात करें वेलोसिटी। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब वेग भी क्या है? वेग भी एक सेकंड में जो दूरी तय की गई उसको वेग कहते हैं। लेकिन वेग और वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या है कि वेलोसिटी क्या होती है? एक फिक्स दिशा में होती है, इसलिए यह क्या है? एक सदिश राशि है। इसका भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है। नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब उसमें परिवर्तन की दर को, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बदलाव को क्या कहते हैं? दर को एक्सेलरेशन कहते हैं। यह एक क्या है? सदिश राशि है। मतलब इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। इसका एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के बीच का अंतर और समय, एक सेकेंड में जो वेलोसिटी के बीच का अंतर आया, वही क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह एक सदिश राशि। नेक्स्ट आता है सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई भी वस्तु एक वृत्ताकार मतलब गोल सर्कल के चारों तरफ जब कोई वस्तु चलती है, तो उसकी जो गति होती है उसको वृत्ताकार गति कहते हैं। वृत्ताकार गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वह उसकी दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। यह क्या एक तरह का त्वरित गति है, क्योंकि इसकी हर एक बिंदु पर क्या होती है? दिशा बदलती रहती है। नेक्स्ट बात करें कोणीय वेग की।
वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेट पर 1 सेकेंड में जितनी कोण वो घूमती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके सेंटर से उस बिंदु को मिला करके जितने एंगल बनेंगे, मतलब 1 सेकेंड में वह सरकमफरेंस पे जितनी दूरी तय करेगी उसी को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है, मतलब वह 1 सेकेंड में जितना एंगल घूमेगा वही उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। नेक्स्ट आता है, अब आता है, यहाँ तक था छोटा छोटा टॉपिक जैसे डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन। अब आता है न्यूटन्स के लॉज में। न्यूटन का लॉ, न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति नियम का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने जो नियमों का प्रतिपादन किया था कौन से पुस्तक में, प्रिंसिपिया ने। कब किया था, 1687 में। नेक्स्ट अब बात करते हैं न्यूटन के प्रथम लॉ या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, या वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था मतलब अस्थिर बैठा है तो वह अस्थिर ही रहेगा, या फिर अगर कोई वस्तु चल रहा है तो वह चलता ही रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक भी उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम से बात की जाए तो बल का क्या होता है, परिभाषा मिलती है हमें। जैसे जड़त्व के कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे पहला, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठी यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। जैसे एग्जाम्पल में अचानक से जब मोटर गई बस में बैठे चलती है तो जो यात्री होते हैं वह पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, जड़त्व के कुछ उदाहरण। दूसरा है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे मोटर कार चल रही है, अचानक से रुकती है तो उसमें बैठे यात्री क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। नेक्स्ट है, कंबल को हाथ से पकड़ कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं, या फिर कंगल को भी पीटते हैं तो ऐसा होता है। ये सारा का सारा क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। दूसरी बात आती है न्यूटन्स का द्वितीय नियम या फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होगा। इसमें कहता है कि अगर कोई वस्तु का संवेग में कि जो परिवर्तन आ रहा है, जिस रेट से परिवर्तन हो रहा है, किसके, उसके संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसके बल पे कितना बल लगा रहे हैं उसके समानुपाती होगा, तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होगा। दूसरे नियम से बल का फॉर्मूला, जैसे F बल लगा रहे हैं उसके परिवर्तन जो हो रहा है, आज संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, F बराबर ma, मतलब जो फोर्स लगाएंगे वह एक्सेलरेशन और मास के गुना के बराबर होगा। तो प्रथम नियम से क्या हुआ, बल का परिभाषा मिला, दूसरे नियम से बल का फॉर्मूला मिला। उदाहरण के लिए जैसे गेंद को कैच करने पर उसे पीछे की ओर खींचते हैं। जैसे खेलते समय क्रिकेट वगैरह में जब बॉल को पकड़ते हैं तो लोग क्या करते हैं, कैच पकड़ने के लिए पीछे लाते हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि उसके वेग में परिवर्तन लाते हैं हम लोग, जिससे क्या होता है, संवेग में परिवर्तन लाते हैं, जिससे क्या होता है, हमें कम फोर्स लगा करके काम चलाना पड़ता है, कम होता है। न्यूटन का तृतीय नियम बात करें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब जो भी क्रिया होगी, जैसे जो कोई किसी पे बल लगाएगा तो वह वस्तु भी उसके ऊपर बल लगाएगा, और दोनों क्या होगी, दोनों विपरीत दिशा में होगी। उदाहरण जैसे बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। जैसे जो बंदूक चलाते हैं तो बंदूक भी क्या करता है, उसको पीछे की तरफ धकेलता है। दूसरा है, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। जैसे नदी के किनारे नाव पे जैसे जब लोग कूदते हैं तो क्या होगा, नाव क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि लोग नाव पे फोर्स लगाए तो नाव भी उस पर फोर्स लगाता है। तीसरा है रॉकेट का उड़ान। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट का उड़ान किसका एग्जाम्पल है, तो रॉकेट का उड़ान किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन्स के थर्ड नियम पर आधारित है। नेक्स्ट आता है संवेग कहें या फिर मोमेंटम कहें। संवेग जिसका चर्चा हमने अभी किया था न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में, उसी का यहाँ पे यूज़ है कि संवेग कहते किसको हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और
वेग वेलोसिटी के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। जैसे कोई बॉडी है जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी v है, तो उन दोनों को जब गुना कर देंगे तो हमको उसका मोमेंटम पता चल जाएगा। तो वहाँ पे सेकेंड लॉ में यही कहा था कि उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ संवेग की दर जो होगी वह उस पर जो फोर्स लग रहा है उसके समानुपाती होगा। तो मतलब F बराबर ma। यह भी क्या एक तरह का सदिश राशि है जिसका SI मात्रा क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड। kg किसका हो गया, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मास का यूनिट क्या होता है kg, और इस क्लास में हमने पढ़ा वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो दोनों मिला के क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये था यहाँ तक के सारे इंपॉर्टेंट। अब इन पर से जो क्वेश्चन बेस्ड आते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि, सदिश राशि। तो यहाँ पे पूछ रहा है सदिश राशि मतलब जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। तो बल, चाल, ऊर्जा, तापमान, हमने पढ़ा है चाल, ऊर्जा और तापमान ये तीनों के तीनों क्या हैं, अदिश राशि हैं। तो बल यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट आंसर, मतलब फोर्स क्या है एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। कौन सा सदिश नहीं है मतलब अदिश कौन सा है, नहीं लिखा हुआ है मतलब अदिश राशि कौन सा है। तो द्रव्यमान क्या है एक तरह का अदिश राशि है। नेक्स्ट अदिश राशि है, इनमें से अदिश राशि कौन सा है, ऊर्जा, बल, घूर्णन, संवेग, उपयुक्त सभी। तो अदिश राशि मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो परिमाण हो ना कि दिशा। तो ऊर्जा क्या हो गया इसके अदिश राशि, ऊर्जा क्या हो गया अदिश राशि, इसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ परिमाण ना कि दिशा। नेक्स्ट है दो सदिश जिनका मान अलग है, सदिश, अदिश और सदिश। सदिश मतलब वेक्टर, उनकी दिशा अलग अलग होगी, उनका परिमाण शून्य होगा, उनका परिमाणी शून्य नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो दोनों का क्या होगा परिमाण शून्य नहीं हो सकता है, दिशा अलग अलग हो सकती है लेकिन परिमाण शून्य नहीं हो सकता। तो सी नंबर गौ उसकी परिमाणी शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से कौन सा भौतिक राशि प्राप्त होती है। वेग वेलोसिटी और संवेग मतलब मोमेंटम। तो मोमेंटम बराबर mv और यहाँ से दोनों को करेंगे तो वेलोसिटी वेग वेग खत्म तो m बचा, डेट इज द्रव्यमान। यहाँ से क्या निकलता है तो द्रव्यमान निकलता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की, अगर कोई वस्तु को शून्य गिराएंगे तो उसमें वस्तु की समान गति होती है, समान त्वरण होती है, समान वेग होती है या फिर समान बल होता है। तो अगर कोई वस्तु को शून्य से स्वतंत्र रूप से गिराया जाएगा तो उसमें क्या समान होगी, समान त्वरण होती है, मतलब एक्सेलरेशन उसका क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो। यह कौन सा यह है, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, गैलीलियो का गति नियम। तो यह क्या है न्यूटन का प्रथम नियम। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रक्रिया से संबंध है। जैसे न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता था, क्रिया और सब मतलब एक्शन रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध में कौन सा, हमेशा एक ही वस्तु है वस्तु पर लगे होने चाहिए, गलत हो गया यहाँ पे, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, का परिमाण बराबर होना ज़रूरी नहीं किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। अब देखें एक्शन रिएक्शन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट जैसे किसी के ऊपर कोई बल लगाएगा तो वह भी उसके ऊपर बल लगाएगा, तो दोनों क्या होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या अभी तुरंत पढ़े हैं, तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जैसे जब कोई आदमी तैरता है तो वह अपने पैर से क्या होता है पानी के को पीछे की तरफ धकेलता है, तो पानी भी क्या करता है उसको आगे की तरफ धकेलता है, मतलब यह तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता हो, यह कथन किसका है। मतलब कोई
पिंड अगर अस्थिर है तो वह अस्थिर ही रहेगा। कब तक अस्थिर रहेगा? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। तो यह कथन किसने दिया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन, कॉर्नमेल या गैलीलियो ने। तो यह कथन किसका था? न्यूटन का, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, मतलब न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? न्यूटन के जो गति के नियम थे उसमें से 3 बातें आई थी। पहला क्या था कि पहला था बल का परिभाषा, दूसरा से क्या आया था? बल का फॉर्मूला, और तीसरा से क्या हुआ था कि एक्शन रिएक्शन। तो पहला कह रहा है बल का परिभाषा ज्ञात किया गया, दूसरे से बल का परिभाषा ज्ञात किया गया, तीसरे से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया गया। उपयुक्त सभी, तो केवल इसमें क्या है? पहला सही है। प्रथम नियम से क्या हुआ? बल का परिभाषा ज्ञात की गई। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हो? जैसे अब कोई पिंड है, कोई वस्तु है जो क्या है, उसके गुण को क्या कहते हैं? अगर वह सीधी चल रही है तो सीधे चलते रहेगा, या बैठा है तो बैठा ही रहेगा। तो इस नियम को कहते हैं जड़त्व, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसको इनर्शिया। जड़त्व या फिर इनर्शिया। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन के जो नियम है उसके प्रथम नियम को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, गतिशील का नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट नियम को ही कहते हैं जड़त्व का नियम। ये हम लोग अभी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? घोड़ा गाड़ी में जो घोड़ा आगे बढ़ता है कि कौन से बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, गाड़ी जो घोड़े पर बल लगाती है उसके कारण, या फिर घोड़ा जो गाड़ी पर बल लगाता है उसके कारण, या घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या घोड़ा जो पैर से पृथ्वी पर बल लगाता है उसके कारण, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। तो आप देखें दोनों फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा किसके कारण चल पा रहा है? तो किसके कारण चल पा रहा है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, पृथ्वी के द्वारा जो उस पर बल लगाया जा रहा है उसी के कारण क्या हो रहा है? वह आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो आरोही के गिरने की आशंका का कारण? घोड़ा कह लें या फिर गाड़ी अचानक से चलते हैं तो हम लोग पीछे की तरफ मतलब पीछे की तरफ हो जाते हैं। तो यह गति का प्रथम नियम के तहत होता है, क्योंकि बॉडी जब विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, अगर गति में है तो गति में ही रहेगी। थैंक यू।